स्वागत है आपका YRS हिंदी कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे जिम्मेदार और संघर्षशील पिता की दास्तान है जिसने परिवार की खातिर खुद को भुला दिया। भूखा रहा लेकिन बच्चों को खिलाया, दुख सहे मगर मुस्कुराता रहा, रातें जाग कर बिताई ताकि बच्चों को नींद चैन से आए, खुद के सपने कुर्बान किए ताकि अपनों के सपने पूरे हो सकें। यह कहानी है उस त्याग की जो हर दिल को छू जाएगी और आंखें नम कर देगी। आइए शुरू करते हैं उस पिता के बलिदान की सच्ची कहानी। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अब आते हैं कहानी पे। शहर की एक तंग गली में टूटी फूटी दीवारों और कच्चे रास्तों के बीच एक छोटा सा कमरा था जिसे लोग राजेश का घर कहते थे। दीवारों पर सफेदी उखड़ चुकी थी, छत पर बारिश की पुरानी सीलन अब भी निशान छोड़ती थी और कमरे के कोने में रखा पुराना पंखा बमुश्किल हिलता था। लेकिन इस घर में मोहब्बत थी, अपनापन था। राजेश, उसकी पत्नी मालती और उनके दो छोटे बच्चे इसी छत के नीचे अपना सपना संजोए हुए थे। राजेश एक दुबला पतला सांवले रंग का मेहनती इंसान था। चेहरे पर हमेशा एक थकी हुई लेकिन मुस्कुराहट भरी झलक रहती थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए से थे, लेकिन उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की आग थी। मालती गोरी चिट्टी पतली और बेहद सुंदर औरत थी। उसकी आंखों में ममता की गहराई थी। वो सुबह सुबह दूसरों के घरों में काम पर निकलती थी, अपने बच्चों की फीस, किताबें और दूध के खर्च के लिए। वो एक सच्ची माँ थी। घर में एक पुराना रेडियो था जो कभी कभी बजता था। दो स्टील की थालियां, एक छोटा गैस चूल्हा और कोने में रखे कुछ तांबे पीतल के बर्तन, यही उनका संसार था। पर उस संसार में खुशियों की कमी नहीं थी। राजेश एक पुराना नीला ऑटो चलाता था जिसकी सीटें फटी हुई थीं, लेकिन इंजन अब भी किसी बूढ़े सिपाही की तरह लड़ता रहता था। वो दिन भर सवारियां ढूंढते फिरता और शाम को जब लौटता, बच्चों की खिलखिलाहट उसके चेहरे की थकान मिटा देती। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। राजेश को एक हफ्ते से बुखार था, बदन दर्द से चूर। डॉक्टर के पैसे नहीं थे, घर में दवा भी खत्म हो गई थी। 4 दिन बिना ऑटो चलाए बीते तो घर की रसोई ठंडी पड़ने लगी। मालती ने लाख कहा, मत जाइए ना आप, एक दिन और देख लेते हैं। लेकिन उसकी आंखों में भूख से बिलखते बच्चों का चेहरा घूमने लगा। राजेश ने कांपते हाथों से ऑटो उठाया और निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर भटका, लेकिन सवारी नहीं मिली। ठंड ने बदन जमा दिया, भूख से पेट ऐंठने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। रात के 11 बजे का समय था जब वह स्टेशन के पास पहुंचा। उजड़ा हुआ सुनसान स्टेशन जहां अब सिर्फ आवारा कुत्ते और दूर खड़े खंभों पर जलती टिमटिमाती पीली लाइटें बची थीं। उसी समय अचानक एक साया सामने से आया। एक औरत जो सिर से पांव तक लाल जोड़े में लिपटी हुई थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। चेहरा घूंघट में ढका हुआ, हाथों में लाल चूड़ियां खनक रही थीं। वो बिना कुछ कहे सीधे पीछे की सीट पर बैठ गई और बोली, सुनिए, मुझे पास वाले श्मशान ले चलिए। राजेश चौंका। श श्मशान? इस वक्त? पर वो तो यहां से बहुत दूर है और इस समय उधर कोई नहीं जाता। फिर वो बोली, आप जितना पैसा कहेंगे मैं आपको दूंगी। राजेश रुका। भूख, थकान और बच्चों की फीस की चिंता उसके इरादों को तोड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली और ऑटो चालू किया। पूरे रास्ते वो औरत खामोश बैठी रही। राजेश कभी कभी उसके चेहरे को देखने की कोशिश करता, लेकिन घूंघट गहरा था। उसकी देह से एक अजीब ठंडक निकल रही थी, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा उसके पीछे बैठा हो। 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर जब वे श्मशान पहुंचे तो सामने लोहे का पुराना गेट था, जंग खाया, टूटता हुआ। अंदर सिर्फ घना अंधेरा और सूखे पेड़ खड़े थे, जैसे किसी मुर्दा घर की आत्माएं उन्हें ताक रही हों। राजेश ने पीछे देखा और कहा, मैडम, अब उतरिए और मेरा किराया भी दीजिए। लेकिन सीट खाली थी, पीछे कोई नहीं था। उसकी सांसें थम गईं। उसने चारों ओर देखा और तभी सामने देखा। वो औरत लोहे के गेट के अंदर जा रही थी। चूड़ियों की खनक अब भी सुनाई दे रही थी। राजेश पैसे के लिए उसके पीछे पीछे गया। अंदर श्मशान में अजीब सा सन्नाटा था।
चारों ओर राख फैली थी, अधजले शवों की बू और कुछ पुराने टूटे फूटे शवदाह स्थल। कहीं से कोई धीमा मंत्रोच्चार भी सुनाई दे रहा था, जैसे कोई तांत्रिक साधना कर रहा हो। राजेश ने आवाज दी, मैडम, पैसे तो दीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, सफेद धोती, बिखरे बाल और एक त्रिशूल पकड़े हुए। उसकी आंखें लाल और चेहरा धुंधला था। राजेश ने पूछा, बाबा, यहां कोई औरत आई थी क्या? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, कौन औरत बेटा? यहां तो सिर्फ वो आते हैं जिनका समय पूरा हो चुका होता है। राजेश कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। श्मशान का माहौल बदल चुका था। अब वहां चारों ओर आग की हल्की लपटें उठ रही थीं। पेड़ हवा में नहीं, बल्कि डर में कांप रहे थे। तभी उसने देखा, वो औरत फिर से सामने थी, लेकिन अब उसका चेहरा नजर आ रहा था। आंखें काली, गड्ढों जैसी, चेहरा झुलसा हुआ, होंठ कटे हुए और गर्दन से नीचे खून टपक रहा था। राजेश घुटनों के बल गिर गया। छोड़ दो मुझे, मेरे बच्चे, मेरी मालती, मेरी बीवी तुम्हारी जैसी औरत है, वो टूट जाएगी, वो कैसे झेगी? उसने हाथ जोड़े पैर पकड़ लिए, जमीन पर लौट गया। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बहने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चों से मत छीनो, वो भूख से मर जाएंगे। मेरी बीवी पगल हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। बस एक बार माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन औरत ने सिर्फ एक चीज कही, जैसे मैं बिना विदाई चली गई थी, वैसे ही तू भी जाएगा। तभी श्मशान में सब कुछ घूमने लगा। आवाजें, चीखें, बर्तनों के गिरने की आवाजें, बच्चों के रोने की चीखें, सब मिलकर राजेश के कान फाड़ने लगे। वो दौड़ा, भागा, चिल्लाया, लेकिन हर रास्ता उसे वहीं ले आता, एक अधजली चिता के सामने। उसकी आंखों में अब सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा था। वो दीवारों से टकराता रहा, चिता पर गिरता, फिर खड़ा होता, फिर गिरता, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। आखिरी बार उसने चीख कर कहा, मालती, बच्चों का ख्याल रखना, मुझे माफ कर देना। और वो वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे अब भी वो अपनी दुनिया को देख रही हूं। अगले दिन सुबह एक झोपड़ी से बाहर भीड़ लगी थी। मालती जमीन पर बैठी थी, बच्चों को सीने से चिपकाए, आंखें सूनी और मुंह से सिर्फ एक नाम, राजेश। श्मशान में उस रात से हर रात कोई ना कोई ओंटों की आवाज सुनाई देती है, और एक चीख जो अब भी गूंजती है, मुझे मेरे बच्चों के लिए छोड़ दो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।